दोस्तों, मैं इस तरह की मूवीज हमेशा देखता हूँ जिसमें पूरी कहानी एक ही रात या दिन में चलती है, क्योंकि ऐसी मूवीज सस्पेंस थ्रिलर से भरी होती हैं और हमें भी अपना दिमाग चलाने का मौका मिलता है। तो ऐसी ही एक मूवी मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अभी हाल ही में तमिल इंडस्ट्री में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें अरकाड नाम के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां रात के वक्त एक लड़का अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उस लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी होता है और पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। अब पुलिस वाला उससे रिपोर्ट करवाने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि सर, मेरी बीवी को लेबर पेन होने की वजह से मैं उसको लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, लेकिन मेरा बच्चा उसकी माँ की कोख में ही मर गया। सर, मेरे बच्चे के मरने की वजह उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, क्योंकि जब मैं उसको लेकर गया था तो उन लोगों ने उस पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए मैं उस मैनेजमेंट को सजा दिलवाना चाहता हूँ। सर, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। अब उस वक्त तो वो कांस्टेबल उस कंप्लेंट को लिख लेता है, लेकिन दूसरे दिन वो उस FIR की रिपोर्ट लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां पर वो उन हॉस्पिटल वालों से मुलाकात करता है और बताता है कि कल रात एक लड़का हमारे पास आया था और तुम्हारे हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट देकर गया है। तो ये सुनकर हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि सर, वो हमसे थोड़ी सी भूल हो गई, हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन इस केस को रफा दफा कर दीजिए। अब वो कांस्टेबल उसकी बात को मानते हुए दोबारा उस लड़के के पास आकर कहता है कि मैं उन हॉस्पिटल वालों से मिला था, उन्होंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन तुम एक काम करो, उनको माफ कर दो, बदले में मैं तुम्हें उनसे पैसे दिलवा दूंगा, इसीलिए तुम इस केस को वापस ले लो। लेकिन ये लड़का कांस्टेबल की बात मानता ही नहीं, बल्कि उल्टा यही कहता है कि नहीं सर, मैंने अपना बच्चा खोया है, मैं ऐसे में शांत नहीं बैठ सकता, ऐसे तो ये पता नहीं कितने लोगों के साथ करते होंगे, और अगर मैंने इनको सजा नहीं दिलवाई तो फिर किसी न किसी का बच्चा मरेगा। सर, ये सब कुछ उन हॉस्पिटल वालों की गलती है, इसलिए मैं उनको सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब जब वो लड़का कांस्टेबल की बात नहीं मानता तो वो कांस्टेबल अपने SI बादशाह के पास जाकर सारी बात बताता है और कहता है कि सर, वो लड़का नहीं मान रहा, उसको मैंने काफी समझा लिया, इसीलिए अब आप ही इस चीज को सेटल कीजिए। तो इस तरह वो SI पहले उस लड़के को अपने पास बुलाता है और फिर उसे बहुत मारता पीटता है। वो कहता है कि तुमको सीधे सीधे पैसे मिल रहे हैं, बच्चा खो दिया तो उसकी कीमत मिल रही है, अब जाओ आराम से 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन नहीं, तुम नहीं मान रहे। तो इस तरह से वो उसे बहुत मारता है और आखिर में वो लड़का जख्मी होने के बाद बेहोश हो जाता है। अब अफरा तफरी में वहाँ के पुलिस वाले उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। इस बीच सीनियर कांस्टेबल बादशाह के पास आकर कहता है कि बादशाह, ये तुमने क्या कर दिया, थोड़ा हल्के से चीजों को सॉल्व किया करो, क्योंकि अगर उस बंदे की मौत हमारे पुलिस स्टेशन में हो गई तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। ये सुनकर बादशाह कहता है कि अरे मरे तो मर जाने दो, वैसे भी ये जंगल का इलाका है, अगर मर जाएगा तो यहीं कहीं दफना देंगे इसको। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें गौतम नाम के लड़के को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गौतम कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है और तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ पूछती है कि अरे गौतम, अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? तो गौतम थोड़ा सा हकलाते हुए कहता है कि माँ, मैं रास्ते में ही हूँ। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली होती है कि जब गौतम टेंशन में होता है तो उसका हकलाना शुरू हो जाता है। अब ये देखकर उसकी माँ पूछती है कि बेटा क्या हुआ, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन गौतम कहता है कि नहीं माँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। इतना कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद गौतम का एक दोस्त उसे कॉल करके अपने घर इनवाइट करता है। वो कहता है कि अरे यार, सारे दोस्त यहाँ हैं, बियर भी आ गई, पर तुम नहीं आए, आखिर तुम कहाँ हो? तो गौतम फिर से हकलाते हुए जवाब देता है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस तरह अब दोस्त भी पूछता है कि टेंशन में हो क्या? तो गौतम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसे दूसरी जगह कुछ काम है और फोन काट देता है। फिर जब गौतम कार चला रहा होता है तभी एक बाइक वाला अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब घबराते हुए गौतम गाड़ी से उतरकर उस आदमी के पास जाता है, लेकिन इसी बीच कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर घबराहट में गौतम उसकी बाइक साइड में फेंककर उसकी बॉडी को कार की डिग्गी में रख लेता है। वो सोचता है कि किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे दफना देगा और किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसी दौरान उस आदमी की चप्पल वहीं पर गिर जाती
जाती है, लेकिन गौतम ये सब नोटिस नहीं करता और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। फिर गौतम किसी सुनसान जगह पर जाकर अपनी गाड़ी रोकता है और डिग्गी खोलने की कोशिश करता है, पर डिग्गी खुलती ही नहीं। तभी एक बौना आदमी उसके पास आकर माचिस मांगता है और गौतम उसे माचिस देता है। वो आदमी उसके शर्ट पर खून के धब्बे देखकर पूछता है कि क्या हुआ साहब, ये खून कैसा? तो गौतम बहाना बनाते हुए कहता है, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, ये बस उसी के धब्बे हैं। पर फिर भी वो आदमी उसे शक की नजर से देखता रहता है। अब गौतम ये नोटिस कर लेता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ हल्का होने के लिए रुका था और इस तरह से वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बादशाह और कुछ कांस्टेबल्स गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त एक बाइक वाला उनसे बहस करने लगता है कि वो बड़े लोगों को जानता है, इसलिए उसे छोड़ दे। ये सुनकर अब बादशाह उसे 2-4 थप्पड़ मारकर शांत कर देता है कि तभी दूसरी तरफ गौतम अपनी गाड़ी में उसी रास्ते से गुजरता है। अब पुलिस को देखकर वो वही गाड़ी को रोकता है और अपनी शर्ट चेंज करने लगता है ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस वाले बाकी चेक पोस्ट को अलर्ट कर देते हैं कि एक पीली गाड़ी आ रही है, उसे रोक लिया जाए। और ये मैसेज मिलने के बाद बादशाह और बाकी कांस्टेबल्स पीली गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। फिर जब गौतम अपनी गाड़ी लेकर इस चेक पोस्ट पर पहुँचता है तो बादशाह और उसके कांस्टेबल्स उसको रोक लेते हैं। उन्हें देखकर गौतम नाटक करने लगता है कि सर, मैंने बहुत दारू पी रखी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज जाने दीजिए। लेकिन गौतम टेंशन होने के कारण हल्का सा हकलाने लगता है, जो बादशाह को शक में डाल देता है। इसलिए बादशाह कांस्टेबल से कहता है कि इसकी गाड़ी की चेकिंग करो। फिर जैसे ही कांस्टेबल डिग्गी खोलने ही वाला होता है कि तभी गौतम ध्यान भटकाने के लिए बादशाह को थप्पड़ मार देता है और इस हरकत से वहाँ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बादशाह को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब बादशाह गुस्से में कहता है, मैंने तो सोचा था कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, पर तुमने तो हाथ ही उठा दिया, अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद वो गौतम को पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ उसकी पिटाई शुरू कर देता है। इस बीच सारे कांस्टेबल्स बादशाह को रोकने की कोशिश करते हैं और सीनियर कांस्टेबल उसे डांटते हुए कहते हैं, बादशाह, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। थोड़ी देर पहले भी तुमने एक आदमी को बहुत मारा और वो अब हॉस्पिटल में है। लेकिन बादशाह का उस पिटाई से मन नहीं भरता और वो सोचता है कि किसी भी तरह गौतम को किसी केस में फंसाना होगा, तभी उसका बदला पूरा होगा। इसीलिए वो कांस्टेबल से कहता है, स्टेशन में जो गांजा रखा है उसे इसी आदमी की गाड़ी में रख दो। लेकिन तभी सीनियर कांस्टेबल उसे रोकते हुए कहते हैं, बादशाह, ऐसा मत करो, अगर सीआई या एसआई को पता चला तो तुम्हें ही डांट पड़ेगी। अगर इस तरह मासूम लोगों पर झूठे केस थोपोगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। तभी इसी बीच एसआई नागराज पुलिस स्टेशन को कॉल करके बताता है कि यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, फटाफट आ जाओ। फिर बादशाह और कुछ कांस्टेबल्स तुरंत उस क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं, जहां सच में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। देखने पर पता चलता है कि किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला। अब नागराज कांस्टेबल से डिटेल्स पूछता है तो वो बताता है कि सर, लड़की के बैग में एक आईडी कार्ड मिला है, इसका नाम निविता है, पर इसका फोन गायब है। इसीलिए सर, मुझे लगता है कि ये चेन स्नेचिंग का केस हो सकता है। ये सुनकर नागराज कहता है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो, वो आदमी इसी रास्ते से गुजरा होगा। फिर बाद में एसआई नागराज वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आता है और गौतम को देखकर कांस्टेबल से पूछता है, ये लड़का कौन है? तो कांस्टेबल जवाब देता है कि सर, इसी ने बादशाह सर को थप्पड़ मारा, इसलिए इसे यहाँ बैठा दिया गया है। ये सुनकर नागराज हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि बादशाह और नागराज के बीच हल्की सी अनबन चल रही होती है। इसके बाद सीआई नागराज को एक नया केस सौंपते हुए कहता है कि कल सुबह तक किसी भी तरह इस अपराधी को पकड़ लो, वरना स्टेशन की इज्जत पर आंच आ जाएगी। फिर नागराज आश्वासन देता है कि सर, 24 घंटों में केस सॉल्व हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसके बाद वो इस केस के बारे में सोचते हुए कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि इस इलाके के सारे गुंडों को स्टेशन पर बुलाओ। अब फोटो में देखकर हमें पता चलता है कि इन बंदों यानी गुंडों में से ही वो आदमी भी होता है जो माचिस के बारे में पूछने के लिए गौतम से मिला था। अब नागराज केस के बारे में सोचते हुए गौतम की गाड़ी के पास जाकर सिगरेट पीता है, लेकिन उसका ध्यान गाड़ी की डिग्गी से धीरे धीरे बहते हुए खून पर नहीं जाता। दूसरी तरफ कुछ कांस्टेबल उस इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक कर रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद पुलिस निविता के माता पिता को बुलाती है, पर उन्हें ये नहीं बताती कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है। गौतम सोचता है कि किसी तरह वो यहाँ से बाहर निकले और अपनी गाड़ी को कैसे ले जाए। इसी बीच नागराज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कॉल करके निविता के फोन को ट्रैक करने के लिए कहता है। ऐसा करने पर पता चलता है कि निविता का फोन स्विच ऑफ है
और उसकी आखिरी लोकेशन वहीं दिखाई दी थी। साइबर टीम वाला कहता है कि सर, अब जब भी कोई इस फोन को ऑन करेगा तो उसकी लोकेशन मिल जाएगी। अब कांस्टेबल निविता के माता पिता से पूछता है कि आपकी बेटी आपके साथ क्यों नहीं रहती, तो माता पिता बताते हैं कि हमारी बेटी समाज सेवा में लगी रहती थी, गरीबों की मदद करती थी। जब भी हम उसकी शादी की बात करते तो वो मना कर देती थी। फिर एक दिन हमने उसे डांटा और कहा कि अगर घर में रहना है तो शादी करनी ही होगी, वरना घर छोड़ दो। इसी वजह से वो शायद घर छोड़कर चली गई होगी। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो ये सुनकर कांस्टेबल धीरे धीरे उनसे कहता है कि असल में आपकी बेटी को किसी ने मार दिया है। और ये सुनते ही निविता के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब उनकी आवाज सुनकर बादशाह बाहर आता है और साथ में देखता है कि गौतम अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। अब बादशाह जल्दी से कांस्टेबल से पूछता है कि गौतम कहाँ गया, तो एक कांस्टेबल जवाब देता है कि सर, वो वॉशरूम गया है। अब बादशाह गुस्से में वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता है, तो गौतम बाहर आकर कहता है कि सर, मैं बस हल्का होने गया था, अब वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा क्या? ये सुनकर बादशाह गुस्से में आकर गौतम को पकड़कर उसकी जगह पर बैठा देता है और फिर बाहर आकर उसे भागने से रोकने के लिए उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर देता है। ये सब देखकर नागराज बादशाह से कहता है, तुम जाकर चाय ले आओ, बेवजह मासूम लोगों को परेशान मत करो। इस बीच एक कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेजेस में देखता है कि एक बाइक सवार उस रास्ते से गुजरा और हैरानी की बात यह है कि उसके पास एक बड़ी छुरी भी थी। इसके बाद वो ये फुटेजेस एसआई बादशाह और एसआई नागराज को भी भेज देता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गौतम एक कांस्टेबल से कहता है कि उसे अपने घर फोन करना है, इसीलिए उसे फोन चाहिए। पर कांस्टेबल रिश्वत के इरादे से पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अब जैसे ही गौतम अपनी जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है तो एक सोने की चेन नीचे गिर जाती है। दरअसल गौतम ने जिस बंदे की लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा था, उसके पास से ये सोने की चेन और फोन निकाल लिए थे। अब गौतम तुरंत बिना कांस्टेबल को बताए सोने की चेन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कांस्टेबल चेन को देखकर कहता है, अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ, सोने की चेन तो है, लाओ इसी को दे दो। इसके बाद वो गौतम से चेन लेकर बदले में उसे फोन दे देता है। फिर गौतम फोन को साइड में ले जाकर कॉल करने के बजाय डेटा ट्रांसफर करने लगता है। असल में गौतम के पास पहले से ही एक फोन होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये फोन मांगा था। अब उसी समय कांस्टेबल आकर गौतम से फोन छीनते हुए कहता है, तुम्हारा 2 मिनट हो गया, लाओ मेरा फोन मुझे दो। इस बीच एसआई नागराज फुटेज देखने के बाद ये महसूस करता है कि बाइकर दूसरी सीसीटीवी में नहीं दिखाई दिया, जिसका मतलब है कि या तो कुछ हुआ है या उसने रास्ता बदल लिया। इस तरह वो एक कांस्टेबल को वहां जांच के लिए भेजता है। फिर जब वो कांस्टेबल उस रास्ते पर जांच करते हुए इधर उधर घूम रहा होता है तो वो उसी बौने आदमी को देखता है। अब वो उसको वही सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? तो वो आदमी कहता है कि इसने तो काले कपड़े पहने हैं सर, हो सकता है कि ये बालू हो, क्योंकि इस तरह के काले कपड़े बालू ही पहनता है। अब ये सुनने के बाद वो कांस्टेबल थोड़ा आगे जाकर छानबीन करना शुरू कर देता है। फिर तभी उसको कुछ दूरी पर बाइक के निशान और एक खून से सना चप्पल भी मिलता है। उधर तब तक बादशाह बालू की बाइक और बच्चे को स्टेशन पर बुला चुका होता है। वो उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है? तुम्हें पता है उसने एक लड़की को मार दिया। अब इसी बीच वो सब सामान पुलिस स्टेशन लाकर एसआई बादशाह को दिखाया जाता है और तभी बालू का बेटा चप्पल को पहचान कर कहता है कि अरे ये तो मेरे पापा की चप्पल है। अब एसआई नागराज और एसआई बादशाह उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो चप्पल मिला था और पूरी घटना का मुआयना करते हैं। यहाँ उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बालू ने निविता को मारने के बाद उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश की होगी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी होगी, जिसके बाद जख्मी होकर वो यहाँ से गुजरा होगा और हो सकता है कि बाद में उसकी मौत भी हो गई हो। अब इसी बीच इन लोगों को वहाँ से कार के टूटे हुए हेडलाइट्स भी मिलते हैं। तभी एसआई बादशाह रेडियो से सभी पुलिस स्टेशंस पर मैसेज भेज देता है कि एक कार ने बाइक का एक्सीडेंट किया है, जिसके बाद कार के शीशे टूटकर रास्ते पर गिरे हैं। इसीलिए अगर किसी को भी ऐसी कार नजर आए जिसके शीशे टूटे हुए हों तो वो हमें फौरन खबर करे। अब ये मैसेज रेडियो पर पुलिस स्टेशन में बैठा गौतम भी सुन लेता है और गौतम ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर पुलिस ने उसकी गाड़ी को चेक किया तो वो पकड़ा जाएगा। इस डर से वो तेजी से जाकर अपनी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ने लगता है और ये देखकर कांस्टेबल उससे पूछता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो? तो गौतम बहाना बनाते हुए कहता है कि अरे सर, मैं यहाँ काफी देर से बैठा हूँ, मुझे और भी काम है, यहाँ बैठे बैठे मुझे गुस्सा आ रहा है और आपको क्या है, मैं गुस्से में अपनी गाड़ी ही तो तोड़ रहा हूँ, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए।
लेकिन पुलिस वाले उसकी हरकतों से उसी पर शक करने लगते हैं और उसे वापस पुलिस स्टेशन में लाकर बैठा देते हैं। अब अंदर जाकर गौतम पुलिस स्टेशन में खून के धब्बों को देखकर और परेशान हो जाता है, जबकि उसी वक्त एक कांस्टेबल के जूतों पर खून लगा होता है जो अब पूरे स्टेशन में फैल चुका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो कांस्टेबल उसको गाड़ी तोड़ने से रोक रहा था तो गाड़ी के नीचे फैला हुआ खून उस कांस्टेबल के पैर में लग गया था। अब गौतम सोचता है कि इस परेशानी से कैसे निकलें और इस सबूत को कैसे मिटाएं। वहीं दूसरी तरफ एसआई बादशाह को छानबीन में गौतम का पर्स दिखता है। पर्स को देखकर उसे गौतम के बारे में शक होने लगता है और फिर वो ये बात नागराज को बताने की कोशिश करता है, लेकिन नागराज उसे डांटते हुए कहता है कि क्यों बेवजह उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्स जरूर तुमने ही प्लांट किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे किसी न किसी केस में फंसाना चाहते हो। इतना कहकर नागराज उसके पास से चला जाता है। इस दौरान बालू का बेटा पुलिस स्टेशन में खेलते हुए खून के धब्बों को देखता है और अपनी माँ को बताने ही वाला होता है, तो गौतम ये सब देखकर बेहोश होने का नाटक करता है। इस बीच वो जानबूझकर पानी गिरा देता है ताकि खून के निशान साफ हो जाएं। एक महिला कांस्टेबल पानी को साफ करते समय खून को देखती है, लेकिन सभी ये मान लेते हैं कि ये खून गौतम का ही है, क्योंकि उसने जानबूझकर अपने पैरों को जख्मी किया होता है। जब नागराज लौटता है तो वो गौतम को छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन एक कांस्टेबल उसे जाने के बदले 25,000 रुपए देने के लिए कहता है। अब गौतम कहता है कि सर, मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये सुनकर कांस्टेबल कहता है कि मुझे पागल समझते हो क्या? ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बाद तुम मुझे पकड़वाओगे। गौतम कहता है कि सर, ऐसा नहीं है, मेरे पास सच में कैश नहीं है। तो वो कांस्टेबल कहता है कि कोई बात नहीं, कैश नहीं है पर एटीएम तो है, जाओ और एटीएम से जाकर कैश निकाल कर मुझे दे जाओ, उसके बाद ही जाना। गौतम कहता है कि सर, मैं जाऊंगा कैसे, एटीएम तो यहाँ से बहुत दूर है। तो वो कांस्टेबल उसे उसकी कार की चाबी देते हुए कहता है कि ये चाबी ले जाओ और पैसे निकाल कर यहाँ देकर चले जाना। ये सुनकर अब गौतम बहुत खुश हो जाता है कि वो अब यहाँ से निकल सकता है, लेकिन बाहर जाकर वो देखता है कि उसकी कार के टायर पंक्चर हो चुके हैं। इसीलिए अब कांस्टेबल ये देखकर कहता है कि तुम अपनी कार में कैसे जाओगे, ये लो मेरी बाइक। इस तरह वो उसे अपनी बाइक की चाबी दे देता है और गौतम एटीएम से पैसे निकालने के लिए चला जाता है। अब एटीएम में जाते ही वो पैसे निकालता है और पैसे निकालने के बाद अपने फोन को ऑन करता है। फोन ऑन करते ही वो देखता है कि फोन तो निविता का है। अब फोन के ऑन होते ही साइबर क्राइम टीम नागराज को फोन करके बताती है कि निविता का फोन ऑन हो चुका है। नागराज तुरंत लोकेशन ट्रेस करने का आदेश देता है, लेकिन वो टीम कहती है कि सर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो आदमी खुद ब खुद आपके पुलिस स्टेशन के सामने आ रहा है। इस तरह जब गौतम पैसे निकालकर लौटने लगता है तो नागराज उसे देख लेता है। नागराज इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर गौतम उस लड़की के फोन के साथ क्या कर रहा है। अब वो गौतम को रोककर पूछने के लिए बुलाता है और उसे हवालात में ले जाता है। अंदर ले जाते ही वो उसे फिर से हथकड़ी लगा देता है, जिसे देखकर गौतम पूछता है कि सर, आपने ही तो मुझे यहाँ से जाने को कहा था, फिर अब क्या बात है? लेकिन नागराज पहले बिना कोई जवाब दिए पुलिस स्टेशन के सभी कांस्टेबल्स को किसी न किसी काम पर बाहर भेज देता है और फिर गौतम की कार के पास बड़ी लॉरी को लाकर खड़ा कर देता है ताकि सीसीटीवी में गौतम की गाड़ी नजर न आए। इसके बाद ये शक के साथ गौतम की कार की डिग्गी खोलता है, जिसमें बालू की लाश मिलती है। अब नागराज गौतम से पूछता है कि तुमने बालू को क्यों मारा? तो गौतम सफाई देता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि बालू अचानक उसकी गाड़ी के सामने आ गया और जब मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ा तो तब तक उसकी जान जा चुकी थी। वो कहता है कि उसने केवल लाश को छुपाने की कोशिश की थी, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर नागराज उससे पूछता है कि तुम्हारे पास उसका फोन कैसे आया? तो गौतम कहता है कि सर, मेरे पास उसका फोन नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अब ये सुनकर नागराज उसे जाने देता है। अब दूसरी तरफ बादशाह बैठा होता है तो उसे कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स मिलते हैं जिनमें बालू के मरने के समय की बातें होती हैं और ये सब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस तरह गौतम जाते जाते बालू का फोन नागराज को देने लगता है और कहता है कि सर, वो फोन गलती से मेरे पास ही रह गया। इसके बाद नागराज फौरन एक कांस्टेबल को बुलाता है और एक कंप्लेंट लिखने को कहता है, जिसमें वही सब लिखा होता है जो गौतम ने बोला था। अब गौतम नागराज से कहता है कि सर, आपने तो मुझे जाने के लिए बोला था, फिर अब ये सब क्या है? तो नागराज कहता है कि सुनो गौतम, मेरे ऊपर काफी सारा प्रेशर है और मुझे ये केस किसी भी तरह से क्लोज करना है, बस एक रात की ही बात है।
फिर नागराज गौतम को लॉकअप में बंद कर देता है। इसके बाद वो कांस्टेबल से कहता है कि जल्दी से मीडिया वालों को बुलाओ, हम केस की डिटेल्स उनको बता देंगे। अब यहाँ से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि दरअसल नागराज निविता को ब्लैकमेल और टॉर्चर कर रहा होता है। बालू जो नागराज का दोस्त है वो भी इसमें शामिल होता है। शायद निविता ने नागराज की कोई बात नहीं मानी थी, इसीलिए नागराज बालू से मिलकर उससे कहता है, तुम मौका देखकर निविता को मार दो, तुम्हारे ऊपर जो भी केसेस हैं वो मैं सब खत्म कर दूंगा। अब प्रेजेंट में कांस्टेबल बादशाह के पास आता है तो बादशाह उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें नागराज बालू को निविता को मारने के लिए कॉल करता है। दरअसल जब नागराज ने इस काम के लिए बालू को फोन किया था तो डिटेल के लिए बालू ने ये रिकॉर्डिंग अपने फोन में सेव कर ली थी। फिर अगली सुबह नागराज का हायर ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और केस की सारी डिटेल्स पूछता है। अब नागराज उसे पूरी कहानी सुनाता है, जिसके बाद हायर ऑफिसर मीडिया को बुलाने का आदेश दे देता है और कुछ ही देर में मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं। उधर एसआई बादशाह पुलिस स्टेशन वापस आकर सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है और फुटेज में उसे दिखता है कि नागराज ने कल रात गौतम की गाड़ी के पास कुछ सबूत रखे थे। अब गौतम मीडिया से कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब पुलिस वालों की चाल है। ऐसा कहकर वो फिर मीडिया को एक फोन देता है जिसमें सारे सबूत छुपे होते हैं। असल में एक्सीडेंट के बाद बालू के पास निविता का फोन था, जिसे एक्सीडेंट होने के बाद गौतम ने बालू से ले लिया और उसमें निविता की फोटो अपने फोन में वॉलपेपर की तरह लगा दी ताकि उसका फोन भी निविता का फोन लगे। फिर नागराज ने जब फोन मांगा तो उसने उसे अपना फोन दे दिया था, यानी गौतम ने बालू के फोन से ही बादशाह को वो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। खैर, अब जब हायर ऑफिसर को ये सब बातें पता चलती हैं, तो वो मामला और बिगड़ने से रोकने के लिए नागराज और गौतम दोनों को लॉकअप में डाल देता है। बाद में एसआई बादशाह अपने हायर ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाता है और निविता का फोन भी दिखाता है। अब सीन यहाँ से फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एक दिन निविता कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही होती है। निविता एक सोशल वर्कर थी, तो वो उन गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम करती थी। उनमें से एक बच्ची जो बहुत ही गरीब थी, वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार होती है। फिर एक दिन जब वो बच्ची कुछ लेने के लिए सड़क के पास जाती है तो एसआई नागराज शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार देता है। नागराज इतने नशे में होता है कि उसे ये भी एहसास नहीं होता कि उसने एक्सीडेंट किया है और वो बच्ची को घसीटते हुए आगे निकल जाता है। बाद में उस बच्ची के माता पिता रोते हुए नागराज के पास आते हैं, पर नागराज उन्हें धमकाता है कि अगर ये बात बाहर गई तो उनकी दूसरी बेटी भी मारी जाएगी। लेकिन ये एक्सीडेंट असल में निविता के फोन में रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी। अब निविता उस बच्ची के माता पिता से मिलती है और कहती है कि वो एसपी के पास जाकर उन्हें न्याय दिलाएगी। अब निविता के बारे में जब नागराज को पता चलता है तो वो बालू को फोन करके कहता है कि तुम निविता को मार दो। इस बीच बालू नागराज की बातें रिकॉर्ड कर लेता है ताकि उसे सारी डिटेल्स याद रहें। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ गौतम नागराज को एक शॉकिंग बात बताता है कि उसने बालू का एक्सीडेंट जानबूझकर किया और जब वो उससे भी नहीं मरा तो वो उसके पास गया और उसे जान से मार डाला ताकि बालू और नागराज के कनेक्शन को साबित कर सके। अब चूंकि गौतम मीडिया को वो फोन दे चुका होता है, इसीलिए अब मीडिया के पास सारी खबर होती है। लेकिन इसके बाद पुलिस मीडिया वालों को समझाने लगती है कि गौतम की बातों को टेलीकास्ट ना करें, क्योंकि पुलिस और मीडिया के अच्छे संबंध हैं। अब उस वक्त तो मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शॉकिंगली सभी को पता चलता है कि मीडिया वालों ने पहले ही ये सब टेलीकास्ट कर दिया होता है। अब एसपी ये न्यूज देखकर नाराज होता है और नागराज के हायर ऑफिसर को डांटता है। वो ऑफिसर घबराते हुए कहता है कि सर, फिक्र की कोई बात नहीं, हमने नागराज को अरेस्ट कर लिया है। इस तरह से पुलिस नागराज को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देती है। फिर बाद में एसआई बादशाह गौतम के पास जाकर उसकी हथकड़ियां खोल देता है और उसे जाने के लिए कहता है। हायर ऑफिसर भी अब गौतम से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे बाहर जाकर मीडिया में मत बताना। फिर लास्ट में इस मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, और वो ये कि निविता कोई और नहीं बल्कि गौतम की बहन थी। जब भी नागराज निविता को टॉर्चर करता था तो निविता अपने भाई गौतम को सब कुछ बताती रहती थी। वो कहती थी कि वो एसपी के पास जाकर कंप्लेंट करेगी और चाहती थी कि उसका भाई भी उसके साथ आए। लेकिन कल रात जब गौतम निविता से मिलने जा रहा था तभी निविता का कॉल आता है, जिसमें वो बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दोनों के बीच वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल पर ही बालू निविता को मार
देता है और गौतम बेचारा ये सब देखते हुए कुछ नहीं कर पाता। अब ये वही मोमेंट था जब गौतम कार चला रहा था और उसे उसकी माँ और दोस्त का फोन आया था और वो टेंशन में हकला रहा था। अब गौतम असल में उसी रास्ते पर जा रहा होता है, इसीलिए वो अंदाजा लगा लेता है कि बालू भी इसी रास्ते से निकलेगा और इस वजह से वो बालू का इंतजार करता है और बालू के आने पर जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करके उसे मार देता है। फिर कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है, जहाँ गौतम मॉर्चरी रूम में अपनी बहन निविता की लाश को देखने आता है और निविता के माता पिता भी वहाँ रो रहे होते हैं। गौतम अब उन्हें संभालता है। पहले वो अपनी बहन से माफी मांगता है कि वो समय से उसके पास नहीं पहुंच पाया और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसकी बहन की आत्मा को शांति दें और इसी तरह से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर and thanks for watching.